जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला, साबिक मरकज़ी वज़ीर और राज्यसभा कांग्रेस के सियासी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वहीं आज ज़िला रामबन का दौरा किया गया। पार्टी लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकज़ी सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने चाहिए। आइए देखते हैं डेस्क से सानिया कुरैशी के साथ सजाद मनहास की ये खास रिपोर्ट। इधर ही आना ना, पीछे तो पीछे हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। वो आए हुए मेहमान जनाब गुलाम नबी आज़ाद एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। यहाँ सर राजू साहब इधर देखे सर, इधर आज़ाद साहब जिंदाबाद। आज़ाद साहब जिंदाबाद। आज़ाद साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आज़ाद साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। दोनों हाथ उठा के एक और बार जोर से पूरे रामबन के जो गांव के लोग हैं वहां तक आवाज पहुंच दीजिए। आज़ाद साहब जिंदाबाद। हमारे इधर से कोई मसला नहीं है। आजाद साहब मैं राजगीर से 2002 में हमारे बच्चे यहाँ से जम्मू और उधमपुर पढ़ने के लिए जाया करते थे और कई बार कई सरकारों से हम कॉलेज की डिमांड करते थे, हमारे लोग करते थे, लेकिन सबसे पहले हमारे और आपके दिल की धड़कन और रियासत के साबका वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब, इनके साथ आए हुए साबका मिनिस्टर साहिबान बनिहाल और रामबन और गुरु जिला के बीडीसी साहिबान, डीडीसी साहिबान, हमारे पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, दूर दराज आए हुए हमारे, जो हमारी और आजाद साहब की पहचान बड़ी लंबी कतार में है, इन सबको मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की जनाब आजाद साहब, जनाब शर्मा साहब, जनाब सुरेश साहब, मुकार चौधरी साहब, साहबका एमएलए अशोक जी, नरेश गुप्ता साहब और बहुत ज्यादा तादाद, अगर ये मैं कहूं कि अपनी सियासी पूरे 45 साल के दौर में ये सबसे बड़ी पब्लिक बड़ी। जब मैं चीफ मिनिस्टर भी था तब भी इतनी बड़ी पब्लिक बड़ी नहीं हुई। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, आपकी जोश की कदर करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतनी तादाद में आप इस जिले के और खासतौर से रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने से आए। शायद उसकी ज्यादा तादाद की वजह यह भी हो सकती थी कि उस जमाने में सड़कें नहीं, लेकिन और जो अनडिवाइडेड हमारा जिला डोडा, जिसे चिनाब वैली अब कहते हैं, सभी जिलों को मिलाकर, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना
तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सर्वे कराई कि चिनाब वैली में कितनी सड़कें, तो हमारी रियासत के दूसरे जिलों के मुकाबले में सिर्फ 4% सड़कें। और जब मैं चीफ मिनिस्टर रहा और सड़कों का जाल बिछाया, और जिस वक्त मैंने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी उस वक्त 40%, मतलब 35% सिर्फ 2.5 साल में रही। तो आज लोग आसानी से अपने घरों में पहुंच जाते हैं, वरना हजारों साल हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने पीठ पर, घोड़ों पर और हमारे दक्षिण और मड़वा के इलाकों में बकरी और भेड़ों पर सामान लेके वो चले जाते हैं। शायद अगर आज कहीं हम ये कहेंगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहीं यकीन नहीं आ रहा, किसी को यकीन नहीं आ रहा। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो किश्तवाड़ जब आते थे तो वहां मड़वा के, वाड़वन के, दक्षिण के जो लोग आते थे वो छोटे छोटे बनाते थे घोड़ों के लिए, तो और बड़ा बड़ा है। क्यों घोड़ों पे नहीं लेते थे? क्योंकि घोड़ों के लिए भी रास्ते नहीं, घोड़ों के लिए भी तो अच्छा रास्ता चाहिए, लेकिन बकरी के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। वो तो कहीं भी पेड़ पर भी चढ़ती है, अगर पेड़ नीचे उसके शाखें हो तो उसमें भी चढ़ जाती। तो बकरियों और भेड़ों पर हमारे इसी जिले में ये बांटा नहीं था, लोगों ने अपना सामान दिया है खाने पीने का, लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत हद तक अब सड़कें गई। उसी वाड़वन के लिए मैंने 1 साल में सड़क पहुंचाई, और जब मैं उस इलाके में जाता था तो हेलीकॉप्टर से मॉनिटर करता कि सड़क कहां पहुंची, मड़वा तक पहुंची कि नहीं, कितना टाइम लगेगा। मैं उससे गिनता था कितने बुलडोजर लगे। इन पहाड़ी इलाकों में तकरीबन जितना डेवलपमेंट हुआ, चाहे सड़कों की तामीर हुई या स्कूलों की तामीर चल रही, या जब डिस्ट्रिक्ट बने तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की, सेक्रेटरीट की तामीर हो रही थी, तो मैं जब भी कहीं हेलीकॉप्टर के लिए जाता था तो मैं हेलीकॉप्टर वहां जहां सड़क बन रही होती, स्कूल बन रहा होता, कॉलेज बन रहा होता, दूसरा कुछ बन रहा होता, तो मैं हेलीकॉप्टर से आदमी गिनता था कि इसमें काम चल रहा है, धीरे चल रहा है कि ज्यादा चल रहा है। और जब वापस पहुंच जाता था ठिकाने पे, उसके बाद में इंजीनियर को टेलीफोन करता था, भाई तुम्हारा काम बहुत धीमे चल रहा है। मैंने देखा कि वहां जहां 100 मजदूर होने चाहिए वहां सिर्फ 10 मजदूर है, तो वो इंजीनियर रातों रात वहां पहुंच जाता। वरना इन पहाड़ी इलाकों में, दुश्वार इलाकों में सड़क बनने में भी कई साल लगते हैं। अगर उनके रहमो करम पे छोड़े, अगर ठेकेदार के और इंजीनियर के रहमो करम पे छोड़े, तो शायद ये सड़कें अभी तक नहीं बनती। लेकिन मैं रोड से जब जाता था तब भी जायजा लेता था, और हेलीकॉप्टर से भी कई बार उनका जायजा लेता। अभी बहुत कुछ होना बाकी, ये काफी नहीं। अभी भी बहुत गुर्बत, अभी भी बहुत जहालत, अभी भी बहुत बेकारी, अभी भी बहुत बेरोजगारी। हमारी जंग, लोग तो अलग अलग चीजों के लिए जिहाद की बात करते हैं, लेकिन असली जिहाद जो हमें करना, हमारे मुल्क में भी, हमारी रियासत में भी, वो जिहाद है गरीबी के खिलाफ, वो जिहाद है बेकारी के खिलाफ, वो जिहाद है बेरोजगारी के खिलाफ। यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। हमारा दुश्मन कोई दूसरी पार्टी नहीं। मैं किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी को अपना हरीफ नहीं समझता, अपना दुश्मन नहीं समझता। जो दुश्मन है हमारी, वो हमारी पसमानदगी। जो हमारा दुश्मन है
वो हमारी गरीबी अभी भी करोड़ों लोग हमारे मुल्क में जिनको अच्छी तरह से 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, 3 वक्त तो बहुत बड़ी रोटी, जिनके पास अभी भी अच्छी तरह से पहनने के लिए कपड़े नहीं। करोड़ों ऐसे लोग हैं, उनके हाथ काम मांगते हैं, लेकिन हम काम दे नहीं पा रहे, और उनके हाथ फैले जो है ऐसे कई करोड़ों लोग, और हमारी रियासत में भी हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी कड़वी चाय पीते हैं, दूध नहीं है, और कहीं कहीं खसखस डाल के पीते। ये सबसे हमारा दुश्मन, यही इसी के खिलाफ हमने जिहाद करना। ये लोग, कुछ लोग जो बहकाते हैं कि एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ जिहाद करना है, वो गलत। जिहाद ये है, मैं चाहूंगा कि हम जितने भी यहां लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, पोगली है, जो भी जबान बोलने वाले, ये सब हमारे दिल के टुकड़े। कहीं कोई बिखर के गया, कोई एक पहाड़ी पे है, कोई दूसरी पहाड़ी। मैंने चुनाव वाले के एक इंच को देखा, जो नीचे से देख सकता था सड़क से, उसको देखा, बाकी को ऊपर से देखा। मैंने लद्दाख के भी एक इंच को देखा। मैं सुबह जम्मू के हर जिले को एक इंच से देखा, करीब से देखा। मैंने कश्मीर वादी की गुर्बत और जहलत भी देखी। मैंने कश्मीर वादी की बेवाओं की हालत भी देखी। मैंने कश्मीर वादी के और चिनाब वैली और पीर पंचाल, जहां मुसलसल कई बरसों तक मिलिटेंसी रही, वहां उन हजारों बच्चों जिनके मां बाप या वालिदैन खासतौर से मिलिटेंसी का शिकार हुए, मेरे ख्याल में हमारी रियासत में 60,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए मिलिटेंटों के हाथों। इसमें सिविलियन की सबसे बड़ी तादाद है, इसमें फौज के लोगों की तादाद, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी तादाद, इसमें पुलिस के लोगों की भी तादाद। हर इंसान ने शहादत दी है यहां, हिंदू मुसलमान दोनों ने, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए। अब ये पूरे मुल्क का फर्ज बनता है कि उन बेवाओं की, चाहे वो जम्मू सूबा से ताल्लुक रखती है, कश्मीर सूबा से ताल्लुक रखती है, उन यतीम बच्चों की तालीम का, उनके रोजगार का, उनकी बहबूदी का, उनके कपड़ों का, उनके मकानात का ख्याल रखें। मुझे अफसोस है कि मौजूदा सरकार वो चीजें करने में नाकामयाब होगी। आज चुन चुन के एक ही पार्टी के लोगों को काम मिलता है। मैं जानता हूं पिछले 40-50 साल से अगर ठेका मिलता है तो एक खास पार्टी के लोगों को मिलता है। अगर सड़क का काम है तो एक खास पार्टी के लोगों को ही सिर्फ मिलता। अगर बिल्डिंग का काम है तो एक खास पार्टी के लोगों को मिलता। अगर उसमें मजदूर करने वाले काम है, हमारे प्रोजेक्ट, इसी हमारे किश्तवाड़ जिले में कई प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ एक से नीचे से ठेकेदार से लेकर मजदूर तक, कारपेंटर तक, मेसन तक, सिर्फ एक पार्टी के लोगों को काम मिलेगा, दूसरी पार्टी को काम। हमारी हुकूमतों में ऐसा नहीं होता। हम किस धर्म के इंसान को ठेका मिला
कभी ये पीडब्ल्यूडी के वजीर रहे हैं सुरूरी साहब, जुगल जी वजीर रहे, मनोहर लाल जी वजीर रहे, हमारे विकास साहब वजीर रहे। एक आदमी से पूछो, ये तो सब जम्मू सूबा के ही। कभी हमने बताया कि सिर्फ कांग्रेसी को ठेका देना, बीजेपी को नहीं देना, एनसी को नहीं देना, पीडीपी को नहीं देना, बल्कि मैं कहूंगा कि मेरी हुकूमत में 90% तो दूसरी पार्टियों के ठेकेदार, हमारे शायद 5%, क्योंकि हमारा जहन नहीं। हमारे लिए हिंदू भी एक दिल का हिस्सा, मुसलमान भी दिल का हिस्सा, पहाड़ी भी दिल का हिस्सा, गुजर बकरवाल भी दिल का हिस्सा। हम कैसे बांट सकते हैं? जो बांटने वाले लोग हैं उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा कहता कि टीचर का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। पढ़ाते वक्त घर में नमाज पढ़े, घर में पूजा पाठ करे, घर में मंदिर सुबह शाम जाए, गीता का पाठ करे। जितना धर्म पे चलेगा उतना अच्छा होगा। मुसलमान हज जाए, ज़कात दे, रोजे रखे, नमाज पढ़े, ये तमाम चीजें करे। लेकिन जिस वक्त वो टीचर बनेगा, पढ़ाएगा क्लास में, उस वक्त उसका कोई धर्म नहीं होना चाहिए। जिस वक्त वो डॉक्टर होगा, मरीज को देखता होगा, सिर्फ मरीज और डॉक्टर का ही उनके बीच में रिश्ता होना चाहिए, कोई दोनों का धर्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई भगवान बोलता है, कोई और किसी दूसरे नाम से बुलाता, लेकिन एक ही तो है, नाम अलग अलग है। वो हमारा हिसाब लेगा कि हमें स्वर्ग में भेजेगा, नरक में भेजेगा, जन्नत में भेजेगा, दोज़ख में भेजेगा। सब इंसानों को अपना अपना हिसाब देना है कि मैंने दुनिया में आकर अच्छा काम किया या बुरा काम किया। लेकिन लीडरों को, डॉक्टर को, टीचर को, उनका कितने लोग जन्नत में जाएंगे मुझे यकीन, क्योंकि उनको अपना भी हिसाब देना है। लेकिन डॉक्टर ने मरीज के साथ क्या क्या सलूक किया उसका भी हिसाब देना है। टीचर का अपना भी हिसाब देना है, और उसने अपने बच्चों के साथ कोई, किसी को कम नंबर, किसी को ज्यादा, मेरी बराबरी का, मेरे धर्म के नाम पे दिए, उसको भी माफ नहीं करे। और जो लीडर है हम सब का और दूसरी पार्टियों का, उनका हिसाब तो मुझे लगता है कई सालों तक चलेगा। अब कितने उसमें पास होते हैं। अगर मुसलमान होगा लीडर तो उसने कहा कि तुमने मुसलमानों के साथ ही सिर्फ इंसाफ किया, हिंदू के साथ नहीं किया। उसका जवाब दो, मैंने तो हिंदू को भी मैंने ही पैदा किया। मैंने, अल्लाह कहेगा मैंने मुसलमान को पैदा किया, लेकिन मैंने हिंदू को भी पैदा किया। जो नाक, मुंह, कान तुम्हें दी थी वही उसको भी दिया, जो बाजू टांगे दी थी उसको ही दिया, जो तुम्हारी रगों में खून बहता है वही खून उसकी रगों में भी बहता। अगर नहीं होता इंसान तो हिंदू का खून का मैच मुसलमान की रगों में ऑपरेशन के लिए कैसे आ जाता, और मुसलमान का हिंदू की रगों में ऑपरेशन के लिए कैसे आ जाता। तो मैंने जब आपको एक जैसा बनाया था तो तुमको किसने इजाजत दी? तुम किसके हुक्म से ये बांट लिए हो धन? क्योंकि इसलिए कि उसका नाम अलग है। क्या वो मेरा पैदा किया हुआ नहीं है? अल्लाह ये भी पूछेगा। पार्टियां अलग अलग हैं,
तुमको इंसाफ देने के लिए मैंने भेजा था। क्या इंसाफ ये नहीं कहता कि तुम अगर ठेका हिंदू को दोगे, ठेका मुसलमान को भी दोगे, ठेका सिख को भी दोगे, ठेका ईसाई को भी दोगे। अगर हम रोटी रोजी बांटते हो तो तुम एक धर्म को नहीं दोगे। जो भी इस जमीन पे मैंने उतारा है, पैदा किया है, उसको तुमने रोटी रोजी और रोजगार और कपड़ा निकाल दिया, तब जाके कहीं खलासी होगी उसकी, वरना मेरे ख्याल में सब लटकेते रहेंगे वहां पेड़ों से। इसलिए मैं उन तमाम पार्टियों से, वो सूबाई है या नेशनल पार्टीज है, उनको ऊपर वाले पे ये जाना होगा। ये जिंदगी तो 4 दिन की है, आखिर वहां जाना होगा, वहां हिसाब देना होगा। और मैंने अपने जवानी के जमाने से ये अपने दफ्तर में, चाहे मैं मिनिस्टर रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, MP रहा, मैंने हमेशा अपने अफसरों को बताया कि जो मेरे पास आता है, चाहे वो दूसरी पार्टी का आता है, दूसरे धर्म का आता है, उसको मेरा नाम भी मालूम है, उसको मेरा धर्म भी मालूम, मेरा मजहब भी मालूम है, मेरी पार्टी भी मालूम है, तो उसके बावजूद भी आता है इस भरोसे से कि मैं उसके साथ इंसाफ करूं। अगर मैं उसके साथ इंसाफ नहीं करूंगा तो वो अल्लाह के जो कानून है, दस्तूर है, उसके खिलाफ, हम वो अल्लाह के खिलाफ करते हैं। हम उसकी इंसानियत जो उसने हमें ये तोहफा दिया है, ये बांटने वाला, शायद हम इस काबिल नहीं है कि हमको उसने ये बांटने का काम दिया है। ये जब बांटेंगे तो ये कोई मायूस नहीं होना चाहिए कि काश अगर मेरे धर्म का आदमी होता तो ये काम हुआ होता, काश अगर मेरे मजहब, मेरी पार्टी का आदमी होता तो ये काम करना। ये लेके वो मेरे ऑफिस से नहीं जाना चाहिए, मेरे घर से नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको थोड़ा जरा ज्यादा करो। अपनी पार्टी, अपना धर्म वाला चाय का 1-1 कप पिलाओ, उसको थोड़ा बिस्किट भी खिलाओ, शक्कर भी दे दो, ताकि उसकी वो विकास करे। वह इन चीजें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बदकिस्मती से आज इलेक्शनों में कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर सड़क की बात नहीं करता, नौकरी की बात नहीं करता, अस्पताल की बात नहीं करता, डिस्पेंसरी में डॉक्टर है कि नहीं उसकी बात नहीं करता, न देखता है उसकी बात, टीचर है कि नहीं, इसका मकान है कि नहीं, सिर्फ धर्म और जात और पार्टी। ये कब तक चलेगा? हम तो बड़ा फख्र करते हैं कि हम 21वीं सदी के बाशिंदे हैं। हमारे दादा परदादा के पास पूरे कपड़े नहीं थे, हम दादियों परदादियों के पास हिंदू हो या मुसलमान नहीं हो, पूरा एक चोगा से होता था, बाकी कपड़े नहीं होते थे। गांव में दादे परदादों से हम सुनते आए हैं कि कम लोगों के पास शादी जब होती थी तो एक दूसरे से कपड़े उधार के लेते थे। आज हम फख्र करते हैं, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मेरे पास इतने सूट है, मेरे पास मेरा बेटा लंदन पढ़ता है, अमेरिका पढ़ता है, बांग्लादेश पढ़ता है और कहीं पढ़ता है, गाड़ी मेरी लेटेस्ट गाड़ी है, मेरे टेलीफोन 4 है, शानदार है। लेकिन यहां कुछ बदला के नहीं, यहां खराब हो गया। ये पहले ठीक था, यार ये भी ठीक था। जितने पुराने जमाने में जहां हमारी जैसा चिनाब वैली है, जैसा रामबन है, एक घर से मिलकर दूसरा घर था, हिंदू से मिलकर उनके ये पता नहीं है कि चाचा कौन है, ताया कौन है। हिंदू अगर अपनी माँ को माता बोलता था तो मुसलमान के घर वाली को भी अगर सुमर किया उसको भी माता बोलता। अगर अपने बाप को बाप बोलता था, लेकिन हम बाजू में मुसलमान था उसको चाचा या ताया बोलता, बहन को बहन बोलता। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बचपन से जानता हूं हमारे गांव में, मैं अभी तक उनको किसी को माता जी, किसी को दीदी, किसी को बहन, किसी को भाई बोलता हूं।
ये वहां का नहीं थे, ये हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर था। लेकिन हम पढ़ाई हो गए, हम बाहर से तो बड़े बड़े पढ़े लिखे हो गए, लेकिन दिमाग से पोशीदा हो गए। आज हम धर्म और मजहब की बुनियाद पर कोई बात नहीं करते, न सोच सकते। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, मैं पॉलिटिशियन कम हूं, मैं रिफॉर्मर ज्यादा हूं। रिफॉर्म लाने की जरूरत। अपने रिफॉर्म में क्या है, उर्दू में आएगा, हिंदी में आएगा, नहीं बदलाव, इस्लाह, लेकिन वो हमारे हिंदू भाई नहीं समझेंगे। हमारे जो समाज में है जो सुधार, हमारे समाज में जो बुराइयां, एक तो हमारी अल्लाह की दी और हुक्मरानों की दी हुई गरीबी, जहालत, बेकारी, बेरोजगारी है। लेकिन जो अल्लाह ने नहीं दी है और हुकूमतों ने नहीं दी है, वो ये भेदभाव, बुरा बर्ताव, ये हमने अपने जहन, ये हमारे जहनी बीमारी का नतीजा, इस जहनी दिमाग वाली भी बीमारी का नतीजा है जो हम इंसान को इंसान से बांट रहे हैं और हम यहां पहुंचे। मुझे इस बात का एहसास है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मैंने लड़ाई लड़ी, हमारी पार्टी ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई अभी हमें जारी रखनी। इस बेपनाह बेकारी और बेरोजगारी में जो आज महंगाई हो रही है, खत्म हो गए हैं लोग। आज दाम कहां है, पेट्रोल की कीमतें क्या है, डीजल की कीमतें क्या है, चीनी की कीमतें क्या है, मिट्टी के तेल की कीमतें क्या है, चूल्हे गैस की कीमतें कहां है। हमारी हुकूमत 2014 में हमने छोड़ी 450 रुपए का एक सिलेंडर था, आज कितना है, 1000। कहते रोज और 1100, 3 गुना ज्यादा। 70 सालों में सिर्फ 400, 7 सालों में 3 गुना। तो ये क्या वजह, ये गरीब आदमी, ये पहाड़ में रहने वाले जिसके पास 2 इंच की जमीन है और खाने का तेल, कोई भी चीज हो, कपड़े का, पहनने का, रहने का, सब चीजें, और ऊपर से देखिए, मैं अगर आज चीफ मिनिस्टर होता, मैं कहता जितनी जमीन है ले लाओ, जाओ। रोशनी में हमने दी, हमने हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, जो भी थे, क्योंकि सोच में फर्क। हमारे लिए जम्मू कश्मीर, वो हिंदू हो मुसलमान, वो जम्मू का हो, जम्मू सूबा का हो, लद्दाख का हो, कश्मीर का हो, सबसे ज्यादा प्यारे हमारे लोग। उनके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगे। लेकिन मुझे अफसोस, आज सरकारें वो नहीं देखती। मेरे वक्त में जो जमीन दी गई वो भी वापस ली, और जो मेरे उससे पहले की जमीनें किसी के बाप दादा की थी, वो भी जमीनें वापस ले रहे हैं। अरे बाबा, तुमको ये मालूम है कि ये अकेली एक रियासत है पूरे हिंदुस्तान में, शायद पूरी दुनिया में, जहां जमीन ही नहीं है। जमीन अगर है तो ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे पता नहीं ये घर कैसे बने, तो जमीन कहां? तो सारी जमीन 80%, 85% तो पहाड़ है, और जो बाकी 15% उसमें क्या है? उसमें हमारे घर है, उसमें हमारे गांव है, उसमें हमारे कस्बे हैं, उसमें हमारे स्कूल है, उसमें हमारी डिस्पेंसरियां है, उसमें हमारे
डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, ब्लॉक ऑफिस है। उसमें ये जो सड़कें जो आज से 70 साल होती नहीं थी, पैदल होती, फिर 1 लेन बनी, 2 लेन बनी, 4 लेन बनी। 4 लेन सड़क में ही लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, बेजमीन हो जाते हैं। ये उनको मालूम है? इधर दिमाग उनका चलता कि नहीं? एक सड़क बनाओ गांव के लिए तो पूरे गांव की आधी जमीन चली गई। उसको डबल करो लेन, बाकी दूसरा आधा में चला गया। और वो कहां है? घर वाला वो है सड़क पर या भीख मांग रहा। ये यूनिवर्सिटी किस पर बन रही, ये इंडस्ट्री किस पर बन रही, ये बिजली के वो जो बड़े बड़े खंभे हैं ये किसका पर बने? ये भी तो खेतों में बन रहे। तो आज जम्मू कश्मीर में जहां डेवलपमेंट जरूरी है, सड़कें जरूरी है, बिल्डिंगें जरूरी हैं, अस्पताल जरूरी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि इन तमाम डेवलपमेंट की वजह से हमारी जमीन आधी हो गई। और जो थोड़ा बचा था, जिसको हम सुगाड़ बोलते हैं, सुगाड़ी बोलते हो, वो सब्जी वाले जो डालते हैं उसमें आलू, क्योंकि लंबी नहीं है, आप कहेंगे क्विंटल डालेंगे 1 किलो, 2 आलू और 2 कड़म के साथ का कुछ, 2-4 मूली के लिए और 2-4 और कुछ सब्जी के लिए। वो पूरा होता नहीं है, ये रह गई। अगर ये राशन का नेहरू के जमाने से शुरू नहीं हुआ होता राशन देना, तो आधा जम्मू कश्मीर कब का खत्म हो गया होता। क्योंकि खाते का हमारे यहाँ 1 महीने 15 दिन 2 महीने से ज्यादा अपना अनाज किसी के पास मिलता नो, खरीद नहीं सकते थे। अगर ये सिलसिला कांग्रेस ने, नेहरू ने नहीं बनाया होता, ये जिसको हम लोगों की गवर्नमेंट ने फिर 2 रुपए में शुरू कर दिया देना, वरना 50 रुपए में किलो कोई खरीद सकता था। 50 रुपए में किलो, जरा हाथ खड़े करो। नहीं, वो जो खरीद सकता था वो हाथ खड़े करो। 50 रुपए कोई नहीं। तो ये भी हमारी पॉलिसी थी, वो लोगों की मुसीबतें जानकर, उनकी गुर्बत जानकर। मैं इस सरकार से अपील करता हूं, मरकजी और रियासती सरकार से, कि वहां की यहाँ की गुर्बत और जहालत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला वापस ले कि इन गरीबों से, वो हिंदू है, मुस्लिम है, गुर्जर है, उनको जमीन, जंगल काटने को कोई नहीं कहता, लेकिन आप उसको जंगल कहोगे। उस 200 साल पहले जंगल था, आज जंगल थोड़ी है। अगर आप उसको जंगल कहते हो तो हमारे दिल्ली में बुजुर्ग बोलते हैं कि नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली में गुंजान आबादी थी, जंगल था। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, तो उसका मतलब है नई दिल्ली को आप खाली कराओ, राष्ट्रपति भवन को खाली, पीएम को करो, एमपी को खाली। जंगल था भी यहाँ 400 साल पहले। ये कौन सी बात? जब जितने इंसान की आबादी बढ़ती है, जितने इंसान की जरूरियात जिंदगी होती है, उसके हिसाब से फिर जंगल की जमीन हो, घास चराई की जमीन हो, दूसरी चीज हो, इंसान, अल्लाह ने तो कहा मैंने पूरी दुनिया ही इंसान के लिए बनाई है, और आप कहते हो कि इंसान को निकाल के फेंको क्योंकि 4 पेड़ बचा रहे। ये कहां की बात? कुछ पढ़ो, सब दीन ज्ञान में लिखा है और बनाने वाले में कि मैंने इंसान के लिए, यहाँ मौलाना जो बैठे हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो अल्लाह ने इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है, ये जमीन आसमान उसके लिए बनाए। तो आप उसी को बेदखल करते हो, घर से सड़क पे लाते हो, जमीन से उसे भिखारी बनाते हो। ये बड़ी सबसे बड़ी बात। तो हमारी इस वक्त मांग है कि मरकजी सरकार को, ये मैं खाली यहाँ रामबन में नहीं चला रहा हूँ, कोई सुनेगा नहीं, मैं पार्लियामेंट में कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको दोहराता हूँ दोबारा, उन तमाम चीजों को मैं बार बार दोहरा चुका हूँ पार्लियामेंट में, कि जल्दी ये डिलिमिटेशन कमीशन है, इसको 10-15 दिन में अनाउंस करो, लोगों की शिकायत
क्योंकि आपने किसी का कान काट के दूसरे के कान में लगाया है, किसी का बाजू काट के दूसरे के बाजू लगाया है, तो हम देखेंगे किसके कान, किसके नाक, किसकी बाजू, किससे काट कर किसमें लगाया है। तो ये लीडर हमारे जितने भी है सब ये उसका जायजा लेंगे और जो असली रिपोर्ट है वो पेश करें मार्च तक, ताकि जो ही ये मौसम ठीक हो जाए और पहले हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट जारी करो, स्टेट का अनाउंस करो कि स्टेट होगी और फौरी तौर पर इलेक्शन करो, क्योंकि ये ज्यादा देर तक स्टेट एमएलएज के बगैर, चुने हुए नुमाइंदों के बगैर नहीं रह सकती। चुने हुए आप किसी चीफ सेक्रेटरी को कहोगे, सेक्रेटरी को कहो ओगल जाओ, पाकिस्तान जाओ, दक्षिण जाओ, मड़वा जाओ और इधर और किसी पहाड़ पे जाओ, वो नहीं जा सकता, उसका काम नहीं है, उसको दोष नहीं है, क्योंकि उसका लिए हमारे संविधान में काम बना है कि उसे सेक्रेटरीट में काम करना, उसे डीसी ऑफिस में काम करना, उसे तहसील ऑफिस में काम करना, उसको जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटरीट में काम करना। जो चुनी हुई सरकार है उसके फैसलों को अमली जामा पहना है, उसका काम नहीं है कि लोगों के आके यहाँ भाषण दे, अफसर नहीं दे सकता, उसका काम ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे आईन में नहीं है उसका ये काम, तो आप उससे ये काम ले रहे हो, वाह। हम उनका काम नहीं कर सकते। कल को कहोगे भाई अफसर छुट्टी पे चले गए, हड़ताल पे गए, सब एमएलए मिनिस्टर तहसील चलाओ, सेक्रेटरी चलाओ, तो क्योंकि ये हमारा काम है। हमारा काम लीडरों का काम है असेंबली पार्लियामेंट में जाना, हुकूमत बनाना, पॉलिसी बनाना, गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए। जुडिशरी काम करना है कि अपनी अपनी अदालत में लोगों के साथ इंसाफ करें, और अफसरों का काम है अपने दफ्तर में काम। इसलिए आज गुज़िश्ता 4 साल, 2.5 साल तो हुए, 2 स्टेट के 2 टुकड़े किए हुए, लेकिन उससे पहले 1.5 साल गवर्नर रूल हो गया था, तो असेंबली को भंग कर दिया गया। ये 4 साल से कोई स्टेट का माई बाप नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं, लोग किसके पास जाए? हमारे पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये एमएलए को गले से पकड़ता है। एमएलए को डर होता है 5 साल के बाद मुझे अगर जीतना है तो मैं ये सब करूंगा, वरना लोग घर बिठाएंगे। अफसर को तो घर नहीं बैठना। तो इसलिए जरूरी है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये तमाम चीजें हो जाएं और इलेक्शन भी 6 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए अगले। और नौकरी तो देंगे नहीं, नौकरी ले नहीं, ये तो बहुत काफी है, देते तो है नहीं, लेकिन मैं हर हफ्ते दिल्ली में सुनता आज डेडवुड दे के निकाल दिया। वो डेडवुड भी एक बहाना बना। डेडवुड किसको कहते हैं? ये काम नहीं करता। अरे ये पूरी सरकारी काम नहीं करती तो वो डेडवुड है। ये फैसले लेने वाले जो है वो डेडवुड है, फैसले लेने वाले डेडवुड है। उनके बचाए किसी गुरबाव, रामलाल, श्यामलाल, सुबहान, जुम्मा उसको निकाल दिया, क्या फायदा? वो बेचारा अपनी पहली मरा हुआ, फिर उसको मार देते हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बहुत शुक्रिया करता हूं, लेकिन ये अकेला कभी महसूस नहीं करिए। और मेरे भाई मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है। ये अगर किसी भी इंसान के, हिंदू या मुसलमान, गुजर, नॉन गुजर, कश्मीरी, गैर कश्मीरी, ओगल, पाकिस्तानी, कोई पहाड़ी, मैदानी, शहर वाला, देहात वाला, उसके पाँव में अगर कांटा चुभेगा तो हमें बराबर महसूस हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। जरूरी है सर, जरूरी सर जानेंगे क्या वाकई में मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर संजीदा है और इंतखाबात कराए जाएंगे? देखो, हमारी तो मांग है, और जो कि ऑल पार्टीज मीटिंग से पहले जब हमने कई दफ़ा तकरीबन 7-8 दफ़ा इन 2.5 सालों में कश्मीर पर बहस के लिए मैंने दरख्वास्त करी और हुई, अलाउ की चेयरमैन साहब ने, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बताया कि हम इलेक्शन भी करेंगे, स्टेटहुड भी देंगे। फिर उसके बाद इसी अगस्त में
जब प्राइम मिनिस्टर ने सभी पार्टी के लीडरों की मीटिंग बुलाई दिल्ली में, उसमें उन्होंने फिर दोनों चीज़ें कहा कि हम मानेंगे। अब हम कहते हैं मानने का मतलब है कि जल्दी दे दो, जल्दी इलेक्शन कराओ। हालांकि हमारी मांग थी कि डिलिमिटेशन जो हो वो बाद में हो जाएगी, इलेक्शन के बाद, स्टेटहुड देने के बाद, लेकिन उन्होंने वो माना नहीं। बहरहाल अब 1.5 साल इसमें लगाया उन्होंने डिलिमिटेशन में। अब फौरी तौर पर उसकी वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और उसमें वो जो मांगना चाहिए उन्हें लोगों से कि भाई जिसको भी अपने सुझाव देने हैं, और फाइनल रिपोर्ट 1-2 महीने में देनी चाहिए ताकि ये फंड ख़त्म हो जाए, तो स्टेटहुड अनाउंस करके फिर इलेक्शन कर। निर्मला सीतारमण और मरकजी वजीरों का यहाँ दौरा हुआ, वो कह रहे हैं कि यहाँ का नौजवान 370 और 35A के बाद बहुत खुश है। क्या नज़रिया रखते हैं आप जम्मू कश्मीर के नौजवान को लेकर, यहाँ की सिचुएशन को लेकर? देखो, उसके लिए उनको 20-30 साल यहाँ बैठना पड़ेगा। फिर आज़ाद साहब, उमर साहब ने यहीं इसी स्टेज से खिताब किया, उन्होंने बोला कि हमें दूसरी पार्टियों की ज़रूरत है साथ चलने की। अरे इनको क्यों मारते हो तुम्हें बोला आराम से। आजाद साहब, शुक्रिया आपका बात करने के लिए साथियों के साथ। इसी के साथ and press the bell icon. Never miss an update.